हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक दिसंबर 2025 के टोटल कंटेंट आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपने अब तक के ये वाला वीडियो नहीं देखा है जनवरी से नवंबर तक का मैराथन 9.5 घंटे का, तो देखिए ज़रूर, क्योंकि इसी से ज़्यादातर प्रश्न आ रहे हैं ग्रुप डी एग्जामिनेशंस में। 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीएस से और इतिहास में पहली बार, और ज़्यादातर प्रश्न यहीं से टकरा रहे हैं और ऐसा बच्चों का ही कहना है, तभी मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, और उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर। और ऐप पर आप चाहें तो करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी कर सकते हैं। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है और एक ISPSS मेंबरशिप प्लान है। उसमें पीडीएफ, वीडियो, मॉक टेस्ट, वीकली, मंथली, ईयरली, ये सब कुछ मिलता है। और ये जो वीडियो देख रहे हैं इसका भी पीडीएफ और टेस्ट वो अवेलेबल हो चुका है शार्प लर्निंग ऐप पर। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है या कोई कोर्स परचेज किया हुआ है वो दे सकते हैं टेस्ट। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और आपको पता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब जो वीडियोस होते हैं उसमें टॉपिक वाइज कंटेंट देते हैं। तो सबसे पहले राजनीति के नाजुक फैसले से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। लोकसभा ने हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस विधेयक पारित किया है। तो इसके तहत किन प्रोडक्ट पर सरकार अब अतिरिक्त टैक्स लगाएगी, सेस लगाएगी? आंसर क्या होगा इसका? पान मसाला। उस पर ये अलग से टैक्स लगाने की बात है, पान मसाला पर। और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक को पेश किया, लोकसभा में पारित हो गया, फिर राज्यसभा में भेजा गया। इसमें यही है कि जो पान मसाला है इन सब से एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाएगा। 40% GST होगा, उसके अलावा सेस भी लिया जाएगा। और इससे जो प्राप्त राशि होगी उसका खर्च वो किया जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा पर, सेना पर, इन सब चीज़ों पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। आगे बढ़ते हैं। किस नियम के लागू होने के बाद इंडिगो एयरलाइंस के 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गई और एयरपोर्ट पर ख़राब हालत की वजह से सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े? आंसर क्या होगा? FDTL फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। तो ये है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसको माना जा रहा है कि इंडिगो ने एक तरह से सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश की इस अफरा तफरी को सामने लाकर। दरअसल हुआ ये था कि पायलट यूनियन जनवरी 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में गया था और कहा था कि बहुत ज़्यादा काम है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उससे भी ज़्यादा काम करवा रही है तमाम एयरलाइंस कंपनियां। तो सेफ्टी का मुद्दा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, ऐसे में फ्लाइट उड़ाने के मतलब है कि दुर्घटना का खतरा है। तो हाई कोर्ट के आदेश पर DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन तय किया था। और कुछ चीज़ों को 1 जुलाई से लागू किया गया था और कुछ चीज़ें बहुत हार्ड थी, उसको 1 नवंबर से लागू किया गया था। उसमें यह था कि पायलटों को इतने घंटे आराम दे दी जाए, रात में इतनी फ़्लाइट उड़ा सकते हैं वो। और इसके लिए पर्याप्त वक्त था इनके पास, इंडिगो के पास, कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर देश भर के राजभवन यानी राज्यपाल आवास का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? आंसर होगा लोक भवन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये निर्देश दिया था तमाम राज्यपालों को, और उसके बाद ज़्यादातर जगहों पर लोक निवास नाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन। किस राज्य की विधानसभा ने सभी धर्मों, मतलब कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे 6ठी अनुसूची के क्षेत्रों के अलावा, तो उसके लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? आंसर होगा असम। असम ने ये विधेयक नवंबर में पारित किया है और उद्देश्य यही है, नवंबर के लास्ट में पारित किया और दिसंबर में इसके बारे में ऐलान किया। तो यही है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। तो उनका कहना है कि ये विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है और इसमें यही है कि मुख्य रूप से कि अगर किसी भी धर्म के व्यक्ति पिछली शादी की जानकारी छुपाकर दूसरी शादी करता है तो 10 साल तक की सज़ा और भारी जुर्माने का प्रावधान होगा। और पुलिस से बहुविवाह की जानकारी छिपाने वाले को 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो ये फैसला किया गया है, ये जो है तय किया गया है। ओके, अगर भारत में बहुविवाह की बात करेंगे तो कई सारे धर्मों का जो पर्सनल लॉ है वहाँ पर ये बैन है। हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, ईसाई, पारसी, हालांकि मुस्लिम में ये पुरुष जो है 4 विवाह कर सकते हैं, उसमें कानून है, लेकिन इसमें
खास तौर पर मुस्लिमों को एक तरह से वो किया गया टारगेट करके, और ये बैन करने की कोशिश जो है ना वो की गई मुस्लिम धर्म को लेकर। हालांकि इसमें क्यों हम ऐसा करें, क्योंकि जनजातीय समुदाय जो है ना उसको इसमें एक्सेप्शन में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC, उसका नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? आंसर होगा विवेक चतुर्वेदी। ठीक है, IRS अधिकारी हैं वो विवेक चतुर्वेदी। अच्छा, CBIC का क्या काम है? देश भर में जो अप्रत्यक्ष कर ढांचे हैं यानी इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे GST, कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज, तो इन सब की ये बॉस हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज किसने संभाल लिया? आंसर होगा प्रवीण कुमार। ITBP के ये डायरेक्टर जनरल हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं। RBI ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा जो कि दिसंबर 2025 में, तो उसमें रेपो रेट को कितना बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया है? आंसर होगा 25 बेसिस पॉइंट ये किया है। RBI ने ये ऐलान किया, RBI के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने ही ये कमी की है, ऐलान कर दिया है। ठीक है, मीटिंग हुई तो 2025 में अब तक रेपो रेट में 125 बेसिस पॉइंट मतलब कि 1.25% की कटौती की जा चुकी है अब तक, और ये ऐसे समय में हुआ है जब रुपया बहुत कमज़ोर हो गया है डॉलर और दुनिया की अन्य मुद्राओं की तुलना में। हालांकि विकास दर मजबूत है और मुद्रास्फीति यानी जो महंगाई दर है वो अभी कम है, काफ़ी कम है। ठीक है, अब सवाल होगा रेपो रेट क्या होता है? आसान भाषा में कहें कि बैंक जो आपको लोन देता है ना, तो आप उस पर ब्याज देते हैं, ऐसे ही बैंकों को भी बड़ी मात्रा में RBI से लोन लेना पड़ता है, तो उस पर जो ब्याज देना होता है ना बैंक को, RBI से लिया लोन तो बैंक को मतलब बैंक ने RBI को ब्याज दिया, तो वो जो ब्याज दर है ना जितना, वही रेपो रेट कहा जाता है। उसका असर हम लोगों पर पड़ता है, क्योंकि फिर RBI से लोन लेकर बैंक जो है ना वो हम लोगों को लोन देते हैं, तो उसी पर फिर इंटरेस्ट रेट जो है ना बढ़ना और घटना उस पर भी निर्भर करता है बहुत ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने सैन्य समझौते RELOS उसको मंजूरी दी है, जिसके तहत भारत और उस देश की जो सेनाएं हैं ना एक दूसरे के मिलिट्री बेस को एक्सचेंज कर सकेंगी? क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर है रशिया। ठीक है, भारत और रूस। अभी जो व्लादिमीर पुतिन आए थे ना भारत में, उससे ठीक पहले ये एग्रीमेंट हो गया था और वहाँ की संसद से भी परमिशन हो गई है, ओके मिल गया है। ठीक है, तो इसके तहत यही होगा कि जो एक दूसरे के जो विमान हैं, वॉरशिप हैं, वो ईंधन भरने के लिए, मिलिट्री बेस पर डेरा डालने के लिए, कुछ वक्त रुकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और खर्च बराबर बराबर वो दोनों उठाएंगे। ऐसे ही समझौते ना अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और कुछ अन्य देशों से भी भारत ने किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तीसरा स्थान है भारत का। ठीक है, तो किसने रिपोर्ट जारी की है? तो लोबी इंस्टीट्यूट है, ऑस्ट्रेलिया की है, उसी ने ये जारी किया है और 100 अंकों में 40 अंक भारत को मिले हैं और सूचकांक में तीसरा स्थान है। अब सवाल होगा कि पहला स्थान कौन सा है, किसका है, जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यहाँ पर जो एशिया पावर इंडेक्स है ना, इसका मतलब यही है कि एशिया पर सैन्य प्रभाव किसका है, सबसे ज़्यादा किसका? नंबर 1 कौन है? अमेरिका, USA। अब आप कहेंगे कैसे? अब देखिए ना, पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो एशिया ही है ना, तो उस पर किसका प्रभुत्व है? वहाँ पर अमेरिका की सेनाएं हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पहले नंबर पर अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर इंडिया का स्थान आता है, फिर जापान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सब देशों का स्थान है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग सैन्य अभ्यास से रिलेटेड। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, भारत और किस देश की सेना के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन, उसका आयोजन तिरुवनंतपुरम में हुआ है? आंसर होगा मालदीव। भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच में हुआ 14वां संस्करण, ये आयोजन किया गया था केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले है और राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोइज्जू हैं। अब अगला टॉपिक है इवेंट या कहें आयोजन, दुर्घटना, इन सबसे रिलेटेड।
क्वेश्चन ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य में भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची 77 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? आंसर होगा गोवा में। ठीक है, गोवा में अब कहाँ पर? तो वहाँ पर दक्षिण गोवा का कानकोना एक जगह है और वहीं पर श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ है। तो वो इसी के 550 वर्ष पूरे हुए हैं और उसी के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किया गया और वहीं पर भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा वो स्थापित की गई है। और ये इस प्रतिमा का जो निर्माण है ना, वो राम सुतार ने किया है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे रेटिंग प्राप्त चेस खिलाड़ी का नाम बताएं। आंसर क्या होगा? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। और उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? अनीश सरकार का रिकॉर्ड तोड़ा है। अनीश सरकार इससे पहले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे, चेस खिलाड़ी, और लेकिन अब हो गए हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिडे रेटिंग प्राप्त चेस खिलाड़ी हैं। ओके, तो बहुत कम उम्र के हैं। कितनी उम्र है इनकी? तो जब इनको ये अचीवमेंट प्राप्त हुआ उस वक्त ये 3 साल 7 महीने और 20 दिन इनकी उम्र थी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिल गई है? आंसर होगा अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में ये आयोजन होने जा रहा है, यही तय कर दिया गया है। ठीक है, फाइनल मैच। और उसके बाद फिर इससे भारत की वो दावेदारी मजबूत हुई है ओलंपिक के लिए भी भारत दावेदारी कर रहा है। अगले क्वेश्चन, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 महिला युगल का खिताब किन भारतीय खिलाड़ियों ने जीता है? आंसर होगा त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद पी। इन दोनों खिलाड़ियों ने और जापान की जो खिलाड़ी थी उन सबको हराकर ये खिताब जो है ना वो जीत लिया है। लखनऊ में आयोजित किया गया था ये, और ये BWF वर्ल्ड टूर के अंतर्गत ये सुपर 300 श्रेणी में ये आता है। अगला क्वेश्चन, वनडे इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के यानी 6 लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है? आंसर होगा रोहित शर्मा। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, तो उनका रिकॉर्ड तोड़कर ये खिताब जो है ना बनाया है। कब? 30 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 6 लगाकर, छक्के लगाकर ये रिकॉर्ड नया बनाया है और शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो उस दिन यानी 30 नवंबर को रोहित शर्मा का 352 छक्के बनाने का रिकॉर्ड बना। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश की टीम ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 जीत लिया है? आंसर का बेल्जियम ने भारत को 1-0 से हराकर ये पहला खिताब जो है ना वो जीत लिया है। भारत को रजत पदक से यानी सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा है, दूसरे स्थान पर रह के। अगला क्वेश्चन, किस देश ने USA में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2026 ड्रॉ के बहिष्कार का ऐलान किया? आंसर होगा ईरान। ये ड्रॉ होता क्या है? ड्रॉ हो गया। ड्रॉ एक प्रक्रिया है जिसके तहत टूर्नामेंट शुरू होने से पहले टीमों को अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसके प्रतिनिधिमंडल को, डेलीगेशन के कई मेंबर्स को वीज़ा नहीं दिया वहां आने के लिए, और इसी वजह से वो इसका बहिष्कार करता है। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। और फीफा वर्ल्ड कप जो होना है वो 2026 का वो अमेरिका में होना है। ड्रॉ हो गया है। ड्रॉ मतलब सिलेक्शन हो गया है कि किस कैटेगरी में किस टीम को रखा जाए। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। सर्वोच्च नेता वहाँ के कौन है? अली खामनेई हैं। राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेशकियान। अगला क्वेश्चन, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर होगा। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? आंसर का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGI। ठीक है, वाटर पॉजिटिव यानी पानी का बेहतर प्रबंधन यहाँ पर किया जा रहा है। जितना वो इस्तेमाल कर रहा है पानी, मतलब जितना खर्च कर रहा है उतना ही वो लौटा भी रहा है प्रकृति को ट्रीटमेंट करके। ओके, अगला क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया है? आंसर है रिजबैट। क्या है? रिजबैट का मतलब क्या हुआ? ये इंटरनेट स्लैंग है। इसका मतलब होता है ऐसा कंटेंट, पोस्ट या वीडियो बनाना और उसको पोस्ट करना सोशल मीडिया पर जानबूझकर जिससे गुस्सा और आम लोग जो है ना वो भड़क जाएं।
ताकि ज़्यादा कमेंट्स आएँ, शेयर हो, ज़्यादा एंगेजमेंट मिल सके, इन सबको संक्षेप में कहें तो गुस्सा दिलाकर लोगों का ध्यान खींचने वाली जो चीज़ है सोशल मीडिया पर, उसे कहते हैं रील्स बैट। ठीक है। अच्छा, एक और बात, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 का शब्द किसे चुना था? पैरा सोशल। ठीक है। और ऑक्सफोर्ड ने रील्स बैट। अगला क्वेश्चन 56, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी 2025 में किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है? आंसर क्या होगा? स्किन ऑफ यूथ। स्किन ऑफ यूथ, ये जो फिल्म है ना, वियतनामी फिल्म है और उसी को ये अवार्ड दिया गया। और ये आयोजन कहाँ पर किया गया था? गोवा में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन 56, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने यानी इफ्फी 2025 में किस फिल्म निर्देशक को सिल्वर पिकॉक अवार्ड मिला है? संतोष दावखर को मिला है। कौन? संतोष दावखर को मिला है। और मराठी फिल्म है उनकी गोधल, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 56, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने इफ्फी 2025 में बेस्ट एक्टर मेल का सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसे मिला है? उबेय मार्सियोस, ये कोलंबियाई फिल्म है। ठीक है। ए पोएट, तो उसी में उबेय मार रियोस, उनकी जो बेहतरीन एक्टिंग है उसके लिए ये जो ना वो खिताब उनको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी 2025 में बेस्ट एक्टर फीमेल, उसका सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसे मिला? ज़ारा सोफिया ओस्तान को मिला है। क्या नाम है? ज़ारा सोफिया ओस्तान। और वो स्लोवेनियाई एक्ट्रेस हैं। उनकी फिल्म थी लिटिल ट्रबल गर्ल्स, तो उसके लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड उनको दिया गया है। और अब देख लेते हैं पूरी लिस्ट विजेताओं की। ठीक है। तो उससे रिलेटेड कई बार प्रश्न आ जाते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड, तो वही स्किन ऑफ यूथ, वियतनामी फिल्म है। निर्देशक को सिल्वर पिकॉक अवार्ड, तो संतोष दावकर, मराठी फिल्म गोंधल के लिए। बेस्ट एक्टर मेल का सिल्वर पिकॉक, तो उबेय मार रियोस, उनको मिला है। बेस्ट एक्टर फीमेल का सिल्वर पिकॉक अवार्ड ज़ारा सोफिया ओस्तान को मिला है। और इसमें एक खास बात है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है रजनीकांत को। ठीक है। कौन है? रजनीकांत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी में ये अवार्ड किसने प्राप्त किया है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडीज़ ऑफ पॉपुलेशन, IUSSP, उसी ने ये अवार्ड प्राप्त किया है। कब? 27 नवंबर को, और ये आयोजन किया गया है। ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण बात। आगे बढ़ते हैं और इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाइएगा आप। ठीक है। यहाँ तो वीकली में हम लोग शॉर्ट में बताते हैं, डेली में बहुत डिटेल में कंटेंट की चर्चा होती है। तो इंडेक्स, सूचकांक और रिपोर्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 के अनुसार देश का कौन सा स्मारक सबसे ज़्यादा बार देखा गया? आंसर होगा ताजमहल। पर्यटन मंत्रालय ने दिसंबर में ये रिपोर्ट जारी किया है, और ये रिपोर्ट जो ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI, उसकी जो टिकट की बिक्री है अलग अलग स्मारकों पर, तो उसके आधार पर ये तय किया गया है। ठीक है। तो पूरी लिस्ट यहाँ पर है। टॉप सबसे ज़्यादा देखेगा जो स्मारक है घरेलू पर्यटक में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ताजमहल, फिर सूर्य मंदिर है, फिर कुतुब मीनार है, फिर लाल किला है, फिर बीबी का मकबरा है। और विदेशी सैलानियों की बात करेंगे, विदेशी पर्यटकों की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा देखा गया ताजमहल, उसका आगरा किला, फिर कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, फिर आभानेरी स्टॉपवेल, ये दौसा में है। तो ये है महत्वपूर्ण बात। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा यहाँ महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक यानी WPS 2025-26 में भारत की रैंकिंग क्या है? 131। अच्छी रैंकिंग नहीं है, 131। ठीक है। और ये सूचकांक में भारत को मिला है कितने अंक? तो 0 से 1 के बीच में अंक मिलता है, तो मिला है 0.607 अंक।
131वां स्थान भारत को इसमें ये मिला है। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी, इसके अलावा पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो ने ये रिपोर्ट जारी की है। अगला क्वेश्चन कि इसी रिपोर्ट में सबसे खराब प्रदर्शन किसका है? अफगानिस्तान है। सबसे खराब अफगानिस्तान है, उससे बेहतर यमन है, उससे बेहतर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, उससे बेहतर सीरिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये WPS रैंकिंग है, इसमें सबसे बेहतर स्थान किसको मिला है? तो डेनमार्क को मिला है। नंबर 1 डेनमार्क है, सेकेंड स्थान पर आइसलैंड है, थर्ड पे नॉर्वे है, फोर्थ पे स्वीडन है, फिफ्थ पे फिनलैंड को रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ यानी IASP के अनुसार वर्ष 2080 में भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? आंसर होगा 1.8 से लेकर 1.9 अरब। उसके बाद ये आबादी भारत की नहीं बढ़ने जा रही है। 2080 के बाद आबादी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा ना कि जन्म जो है वो बच्चे कम लेंगे और मृत्यु की जो रफ्तार है वो बनी रहेगी। तो इससे क्या होगा कि इतने के बाद आबादी रुक जाएगी। और ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो काफ़ी कम हो गई है। 3.5 थी वर्ष 2000 में और अब 1.9 रह गई है। और अगर एकदम बराबर आपको रखना है आबादी को बरकरार तो TFR 2 होना चाहिए। TFR का मतलब हुआ कि एक का पल के कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो ये एवरेज में ये निकल के आ रहा है और ये आने वाले वक्त में और कम होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करें हम लोग निधन, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके जो निधन हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये होगा। यहाँ हॉलीवुड के मशहूर स्क्रीन राइटर, उनके हॉलीवुड के मशहूर स्क्रीन राइटर और ऑस्कर अवार्ड विजेता टॉम स्टॉपार्ड, उनका निधन हो गया है 29 नवंबर को। तो किस नाटक के लिए उनको ऑस्कर मिला था? आंसर होगा शेक्सपियर इन लव, इसके लिए उनको मिला था। काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति थे। द हिंदू ने, इंडियन एक्सप्रेस ने खूब सारा इन पर लिखा है। तो इनका निधन हो गया 29 नवंबर को। 88 ईयर के थे और बहुत बढ़िया स्क्रीन राइटर और नाटककार भी थे। अगला क्वेश्चन, स्वराज कौशल का निधन हो गया 4 दिसंबर 2025 को। तो किस राज्य के राज्यपाल रह चुके थे? मिजोरम के। और बताया ये जाता है कि सबसे कम उम्र में राज्यपाल बनने का इनके पास रिकॉर्ड भी है। 1990 में इनको मिजोरम का गवर्नर बनाया गया था। उस समय इनकी उम्र मात्र 37 ईयर थी। अब योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने इनमें से किन जगहों पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र यानी DDRC स्थापित करने को मंजूरी दी है? आंसर का मंडल मुख्यालय। ठीक है, मंडल मुख्यालय। 2 दिसंबर को कैबिनेट की मीटिंग हुई यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, और यही फैसला हुआ कि सभी 18 मंडल मुख्यालय यानी जो कमिश्नरी है तो वहाँ पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। क्या ऐसे सेंटर नहीं है? कमिश्नरी लेवल पर कुछ जगहों पर हैं और केंद्र सरकार के द्वारा संचालन किया जाता है, लेकिन फंडिंग की कमी है। इसकी वजह से ये सारा जिम्मा अब राज्य सरकार उठाने जा रही है और वही पूरे संचालन वगैरह करेगी। अब आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। भारत एक बार फिर यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस वर्ष के लिए चुना गया है? आंसर क्या होगा इसका? वर्ष 2025 से 29 तक के लिए, इस कार्यकाल के लिए चुना गया है इस बोर्ड में। बोर्ड में चुने जाने का मतलब क्या हुआ? देखिए, यूनेस्को है ना, वो कोई भी काम कर रहा है तो एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसी की निगरानी में ये सब काम करता है। तो इस बार फिर से चुना गया है, महत्वपूर्ण बात ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO परिषद के किस वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत फिर से चुना गया है? 2026-27 के लिए। पहले भी था, फिर से चुना गया है। और ये इंग्लैंड में ये आयोजन किया गया था परिषद का चुनाव, और उसी में भारत फिर से चुन लिया गया है, क्योंकि समुद्री जो व्यापार है, समुद्री जो इकॉनमी है, उसमें ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है, प्रभाव रखता है, तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है।
अब आगे बढ़ते हैं और विदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच में वर्ष 2030 तक कितनी रकम के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य दोहराया गया है? आंसर होगा $100 बिलियन। $100 बिलियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, इसमें दोनों देशों के बीच में आधिकारिक तौर पर कितने समझौते और घोषणाएं हुई हैं? 16 समझौते और 5 घोषणाएं की गई हैं, ठीक है। ये ऐलान विदेश मंत्रालय ने किया है। कुछ जगहों पर आपका ये डेटा अंतर मिल सकता है, कुछ 19 कह रहे थे, कुछ 20 कह रहे थे, लेकिन द हिंदू ने 16 लिखा और ख़ास तौर पे कौन ये बताएगा सरकार की ओर से? तो विदेश मंत्रालय बताएगा। विदेश मंत्रालय ने ही ये आयोजन जो है वो किया, ओके। उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट किए और पुतिन आए, तो उसी ने ये घोषणा की है, बताया है कि 16 समझौते हुए और 5 घोषणाएं की गई, ठीक है। तो क्या क्या घोषणाएं थीं और समझौते क्या क्या थे वो सब देख लेते हैं एक बार। ये पूरी लिस्ट मैं दे रहा हूँ, ये विदेश मंत्रालय ने ही ये जारी किया है। तो एक तो प्रवासन और गतिशीलता से रिलेटेड है, मतलब कि रूस को ना कुछ श्रमिक चाहिए, तो ये श्रमिकों को वो ले जा सकेगा भारत से, इसका एक एग्रीमेंट है। दूसरा मतलब एक दो ये है। अगले टॉपिक पर अगर चलेंगे तो वो है स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा, ठीक है। खाद्य गुणवत्ता कैसी हो, स्वास्थ्य देखभाल, इन सब चीज़ों को लेकर ये जो 3 और 4 है ये है एग्रीमेंट। आगे बढ़ते हैं। ये फिर 5वां जो है ना वो है समुद्री सहयोग, 5वां 6ठा समुद्री सहयोग, जिसमें भारतीय जो नाविक हैं वो समुद्री इलाकों में यानी उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, वहाँ पर जहाज़ चलाने की ट्रेनिंग लेंगे और उससे शिपिंग, बंदरगाह, संयुक्त रूप से खनिज का अन्वेषण, खोज, इन सब कामों में जुटेंगे, तो वो एक महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। 7वां जो है ना वो क्या है? उर्वरक से रिलेटेड। भारतीय कंपनियों के द्वारा रूस में यूरिया के निर्माण, यूरिया का जो प्रोडक्शन है उसमें संयुक्त उद्यम होगा, भारतीय कंपनियां भी उसमें शामिल हो रही हैं। 8वां जो है ना वो ये है कि सीमा शुल्क और वाणिज्य को लेकर माल और जो वाहन आने जाने हैं उन सब की जानकारी पहले ही दे दी जाएगी। इसके अलावा सीमा पर जो डाक विभाग है वो बेहतर किया जाएगा ताकि ई कॉमर्स को बेहतरी मिल सके, भारत का सामान रूस पहुंच सके आसानी से ई कॉमर्स के जरिए, छोटे छोटे सामान, छोटे छोटे पैकेट, और रूस के सामान भारत आ सके, ये है। 10वां क्या है? ये है 10th वाला जो है ना वो MOU हुए साइन, एक तो रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में जो है वहाँ उसके बीच और वहाँ का यानी रशिया का इंस्टीट्यूट के बीच में। मुंबई यूनिवर्सिटी से के साथ भी मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्रीमेंट हुआ है। फिर जो 12 से लेकर और ये 16 तक ये सब मीडिया से रिलेटेड है। प्रसार भारती ने रूस की अलग अलग मीडिया कंपनियों के साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि दोनों एक दूसरे को सूचनाएं प्रदान करेंगे, ठीक है। कुछ घोषणाएं भी हुई हैं, अनाउंसमेंट हुआ है कि 2030 तक भारत रूस आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में रणनीतिक विकास के लिए काम करेंगे। रूसी पक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने के लिए मतलब सहमति जता दी है। राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी उसका और रूस का एक इंस्टीट्यूट है, उन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। पारस्परिक आधार पर रूसी नागरिकों को 30 दिन का ई पर्यटक वीज़ा फ्री में देना, अगर समूह में आ रहे हैं तो भी उनको फ्री में वीज़ा देना, ये सब घोषणाएं भी की गई हैं। अगला क्वेश्चन होगा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन को राष्ट्रपति भवन में कितने तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर मिला? आंसर होगा 21 तोपों के साथ, ठीक है, 21 तोपों के साथ। ये 4-5 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर थे, 2 दिवसीय 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान। तो उसमें 5 दिसंबर को वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे और वहीं पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिला और 21 तोपों की सलामी मिली, ठीक है। 21 तोपों की सलामी जो है ना वो राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और विदेशी जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके लिए दी जाती है। सलामी उससे कम तोपों की भी होती है, लेकिन वो अलग अलग डिग्निटीज़ के लिए है। सबसे उच्च सम्मान के तौर पर सेना के द्वारा ये तोपों की सलामी के तौर पर देखा जाता है।
अगला क्वेश्चन होगा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो है ना वो कौन से में भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिसंबर में भारत पहुंचे? सबको पता होना चाहिए क्या है, 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन ये आयोजन किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और पर्यावरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंद महासागर में बने किन 2 चक्रवाती तूफानों ने नवंबर 2025 में 4 देशों के बड़े हिस्से में तबाही मचाई और भारत को भी प्रभावित किया? आंसर होगा दितवाह और सन्यार। क्या है, दितवाह और सन्यार। ठीक है, तो 2025 में ये भयानक तूफान था। ओके, एक बार मैं एनिमेशन के जरिए बताऊं, ये शुरुआत हुई यहाँ पर, इस जगह बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है। तो ये दितवाह तो यहाँ पर बना और ये इस तरह से आ गया, और सन्यार इस जगह पर बना और ये आगे बढ़ गया। इसने इस इलाके में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है और बहुत सारे लोग मारे गए हैं। ठीक है, 2025 के अगर तूफानों की बात करेंगे हिंद महासागर क्षेत्र में, तो दितवाह है, सन्यार है, उससे पहले मोन्था आया था, उससे पहले शक्ति तूफान आया था। अगला क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश ने चक्रवाती तूफान दितवाह से तबाही की वजह से आपातकाल की घोषणा की? आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायक है, उन्होंने ये ऐलान किया, क्योंकि हुआ ये था कि अगर हम मैप के जरिए दिखाएं आपको, श्रीलंका जो ना वो यहाँ है, तो दितवाह जो है ना वो यहाँ पर बना। ठीक है, और लगा कि ये इस तरफ से निकल जाएगा, लेकिन उसने अपनी रफ्तार यहाँ से चेंज की और ये यहाँ से आया और फिर आगे यहाँ आके समाप्त हो गया है। तो इस इलाके में श्रीलंका में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, तूफान की वजह से लैंडस्लाइड हो गए और उसकी वजह से काफ़ी तबाही मची है, काफ़ी लोग मारे गए। अगला क्वेश्चन, भारत ने चक्रवाती तूफान से प्रभावित किस देश के लिए या उसकी सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया, जिसमें तीनों सेनाएं और एनडीआरएफ ने भी पार्टिसिपेट किया? आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। और ये देख रहे हैं इसमें कि आईएनएस विक्रांत जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे सामान भेजा गया है, और ये देखिए ये एयरफोर्स के और नेवी के जो जवानों हेलीकॉप्टर से लोगों को बचा रहे हैं जो बाढ़ में फंस गए थे चक्रवाती तूफान दितवाह के दौरान। ठीक है, तो अब राहत अभियान की बात हो रही है, तो पिछले भी राहत अभियान की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में उससे भी पूछा जाता है। ऑपरेशन सागर बंधु अभी 2025 में तूफान दितवाह के बाद श्रीलंका में राहत अभियान चलाया गया। उससे पहले ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 में ही म्यांमार में जो भूकंप आया उसके बाद राहत अभियान था। ऑपरेशन दोस्त 2023 में तुर्की में भूकंप के बाद राहत अभियान भारत ने चलाया। ऑपरेशन मैत्री 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था उसके बाद राहत अभियान। ऑपरेशन रेनबो श्रीलंका में 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बाद राहत अभियान था। ऑपरेशन कैस्टर ये मालदीव में 2004 में सुनामी के दौरान ये अभियान चलाया गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया राहत अभियान, ठीक है, कि आपदा से राहत के लिए। और एक रेस्क्यू अभियान भी है, भारत की ओर से चलाया गया था, मतलब भारतीय नागरिकों को विदेश से रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए। तो उनमें ये है ऑपरेशन सिंधु है, ऑपरेशन अजय है, कावेरी है, गंगा है और राहत है। ठीक है, तो ये सब भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। प्रश्न यहाँ पर होगा, किस चक्रवाती तूफान से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, मलेशिया और थाईलैंड में बाढ़ और भूस्खलन से 775 से अधिक लोग मारे गए? आंसर क्या होगा? सन्यार। सन्यार एक दुर्लभ तूफान माना जा रहा है जो रातों रात बना और अगले दिन तूफान ने सुमात्रा द्वीप पर पहुंचकर बिल्कुल तबाही मचा दी। आमतौर पे क्या होता है ना, पहले से प्रेडिक्शन होता है कि अच्छा तूफान बन रहा है तो वहाँ से लोगों को हटाना होगा, ये मौका ही नहीं मिला हटाने का, और देखते ही देखते 850 से ज़्यादा लोग उनकी मौत हो गई 3 देशों के। नेक्स्ट प्रश्न होगा, चक्रवाती तूफान दितवाह का नाम किस देश ने रखा? आंसर होगा यमन ने रखा था। अगला प्रश्न कि चक्रवाती तूफान सन्यार का नाम किस देश ने रखा? यूएई ने रखा। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। देखिए, हिंद महासागर में जो तूफान के नाम तय होते हैं ना, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन
तो उसके द्वारा पैनल बना हुआ है अलग अलग महासागरों के लिए। तो हिंद महासागर के क्षेत्र में 13 देश जो है वो चक्रवाती तूफानों के नाम तय कर लेते हैं। जैसे ये यूएई ने सेन्यार और यमन ने दितवाह नाम ये तय किया था। फिर अगला जो आएगा वो अर्नब होगा। जो भी तूफान आएगा हिंद महासागर में तो अर्नब रख दिया जाएगा, जो कि बांग्लादेश के द्वारा तय किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन। किस राज्य की उरैयूर सूती साड़ी को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? जीआई टैग आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो तिरुचि क्षेत्र है वहाँ का ये प्रसिद्ध है उरैयूर सूती साड़ी। तो 2 दिसंबर को इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। और अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं और दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है और थीम है इस बार की हर योगदान मायने रखता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है और थीम है इस बार की अतीत को स्वीकार करें, वर्तमान को सुधारें, सम्मान और न्याय का भविष्य बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और भारत में चीता कहाँ से मंगवा गए हैं? अफ्रीका से मंगाए हैं। किन देशों से? तो एक तो दक्षिण अफ्रीका हो गया, नामीबिया हो गया और एक लेटेस्ट बोत्सवाना से मंगाया जा रहा है 2025 में। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ? नागालैंड में हुआ। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में ये आयोजन किया गया है। और ख़ास बात है इस वर्ष जो है ना वो कंट्री पार्टनर के तौर पर यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा और स्विट्जरलैंड सहित कुछ देश थे और पार्टनर स्टेट के तौर पर अरुणाचल प्रदेश को दर्जा दिया गया। ठीक है, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा और मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो। अगला क्वेश्चन, नागालैंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1963 में उसको 16वें राज्य का दर्जा मिला था उस वक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? भोपाल गैस त्रासदी में जो जान गंवाने वाले लोग हैं और जो अपंग हुए थे उनको याद करने के लिए। ये घटना कब हुई थी? 2 और 3 दिसंबर की रात को हुई थी 1984 में ही हुई थी। भोपाल में यूनियन कार्बाइड जो बाद में डॉव केमिकल्स के नाम से जाना जाता है तो उसी में गैस रिसाव हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न होगा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है और थीम है इस बार की बाधाओं को दूर करके एड्स से लड़ने की व्यवस्था को और मजबूत बनाना। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के स्मरण का यादगार दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 नवंबर को मनाया जाता है ये दिवस। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए और डेली का करंट अफेयर्स भी ज़रूर देखिएगा मंडे टू सैटरडे। ओके, बाय।